प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य धाराओं के अंतर्गत पूरे विश्व को विज्ञान की जो भारत को देन है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक जो हम पाश्चात्य ऐतिहासिक लेखन के माध्यम से ये मानते रहे हैं, जानते रहे हैं कि अधिकांश वैज्ञानिक जो खोजें हैं, चाहे वो खगोल से संबंध हो या अन्य चीज़ों से संबंध हो, उन सभी की खोज पश्चिम में हुई है। किंतु यह बिल्कुल सही नहीं है। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास की एक समृद्ध परंपरा 2600 वर्षों से भी अधिक प्राचीन रही है। तक्षशिला, जो कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय था, जहाँ पर कई देशों, महाद्वीपों के विद्यार्थी अध्ययन करते थे। वहाँ पर जो विषय पढ़ाए जाते थे, उन विषयों में गणित, खगोल शास्त्र, औषधि और धातु कर्म मुख्य रूप से थे। हालांकि दुर्भाग्यवश ज्ञान के ये केंद्र क्योंकि नष्ट हुए, उसके कारण हमारे पास आज बहुत कुछ सामग्री प्राप्त नहीं है। प्राचीन भारत में बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी ज्ञान के जो प्रमाण हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। हालांकि उनमें से कई जो प्रमाण हैं वो धार्मिक विश्वास से जुड़े हुए हैं, और यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि धर्म एवं प्रौद्योगिकीय उन्नयन के बीच एक घनिष्ठ संबंध था। इनमें से अग्रणी विषय थे गणित, खगोल शास्त्र, औषधि, भौतिक एवं रसायन, जहाँ यह संबंध गहरा था। अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक वैज्ञानिक ज्ञान एक पृथक अध्ययन क्षेत्र बन गया था और गणित, खगोल शास्त्र, औषधि एवं अन्य विषयों ने अपना पृथक विकास कर लिया था। इनके जो अनुप्रयोग हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी बने रहे, अंतर अनुशासनात्मक बने रहे। बहुत बड़ी मात्रा में पाए गए जो लेखन और शिलालेख हैं, उनसे हमको प्राचीन भारत के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी ज्ञान की जानकारी मिलती है। जो विज्ञान की वर्तमान अवधारणा है, यानी जो विज्ञान का जो लेटेस्ट कंसेप्ट है, उसका तो हमको उसी प्रकार से विवरण नहीं मिलता है, लेकिन गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, रसायन शास्त्र, खनिज विज्ञान, नक्षत्र विद्या, पर्यावरण विज्ञान के संबंध में बहुत सारा विवरण हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यत्र तत्र बिखरा हुआ मिलता है। अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक प्रकृति का जो ज्ञान है वो हमें सिंधु सभ्यता से ही दिखाई देने लगता है। सिंधव सभ्यता के अंतर्गत जो नगरों का निर्माण सुनिश्चित योजना के आधार पर किया गया है, उससे उनके भार माप के पैमाने के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि उसमें हमें एक मानकीकरण, एक स्टैंडर्ड दिखाई देता है। जैसे वहाँ की जो ईंटें हैं वो ईंटें 1:2:4 में बनी हुई हैं, जो कि वर्तमान में भी ईंटों का वही मानकीकरण हमको दिखाई देता है। शायद फुट और क्यूबिक का ज्ञान उनको रहा होगा, और शायद वे दशमलव प्रणाली से पद्धति से भी परिचित रहे होंगे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक स्केल मिला है जिसमें 9 समानांतर रेखाएं हैं और एक रेखा टूटी हुई है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि यह एक दशमिक स्केल थी। पात्रों के ऊपर जिस तरीके से ज्यामितीय अलंकरण मिले हैं हमें सिंधु सभ्यता में, उनसे उनके रेखागणितीय ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। रेखागणित के जो
चित्र हैं उन चित्रों के आधार पर हमको उनके रेखा गणितीय ज्ञान की जानकारी हमको मिलती है। तोल की इकाई 16 की संख्या और उसके ही आवर्त में थी, और आज तक हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर 16 के अनुपात में ही कोई भी इकाई चल रही है। जैसे पुराना जो रुपया था वह 16 आने का था, 16 आना, 8 आना, 12 आना। तो इस प्रकार से 16 की इकाई हमें सिंधु सभ्यता में भी दिखाई देती है, जो आधुनिक काल तक चलती आ रही है। सिंधव लोग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नत थे। पाषाण और धातु उद्योग उनका अत्यंत विकसित था। जैसे विशाल पाषाण फलक, मणके, सेलखड़ी की आयताकार मोहरें, सोने, चांदी, तांबा, सीसा, कांसा आदि के आभूषण, मूर्तियाँ, उपकरण आदि का जो उत्पादन है, निर्माण है, वो बिना तकनीकी ज्ञान के संभव नहीं है। कालीबंगा और लोथल में हमें बालक के 2 कपालों के जो अवशेष मिले हैं, उनसे हमें कपाल शल्य चिकित्सा की जानकारी भी मिलती है। पर दुर्भाग्य से क्योंकि सिंधव लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा पाई है, इसलिए हमारे पास में उसके बारे में विस्तार से लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं है। किंतु ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हो चुके हैं कि भारतीयों का चीन, अरब और यूनान जैसे देशों से ज्ञान का आदान प्रदान होता था। प्राचीन भारतीयों ने गणित के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी। यज्ञवेदी के निर्माण में ज्यामिति के सिद्धांत लगते थे। महान इतिहासकार A.L. बाशम ने अपनी पुस्तक वंडर दैट वॉज इंडिया यानी अद्भुत भारत में भारतीय गणित की सफलता के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और उन्होंने भारतीयों के संख्याकन पद्धति के बारे में, बीजगणित के प्राथमिक सिद्धांतों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। पूरे विश्व को अंक गणित के अंतर्गत जो अंक गणना है उसकी देन भारतीयों के द्वारा है। सबसे पहले हमें अंक गणना का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उनके अनुसार 1 से 10 के क्रम के बाद 11, ऋग्वेद में ही हमें षष्ठी सहस्र यानी 60,000, 10,000 के लिए आयुत और 5 का पहाड़ा 12 तक मिलता है, और 1 के आगे बाहर शून्य लगाने तक की गणना को परार्ध कहा गया है। यह सर्वोच्च संख्या 10 शत यानी 100, सहस्र यानी 1000, आयुत यानी 10,000, नियुत यानी 1 लाख, प्रयुत यानी कि 10 लाख, अर्बुद यानी कि 1 करोड़ के रूप में हमको मिलती है। उपनिषद में भी जिस राशि विद्या की चर्चा है वह अंक गणित ही है, और गणित के क्षेत्र में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का योगदान पूरे विश्व के द्वारा भुलाया नहीं जा सकता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे महान गणितज्ञ, ज्योतिषविद्य और खगोल शास्त्री थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वह अतुलनीय है। आर्यभट्ट के ज्ञान के बारे में और उनकी देन के बारे में हम विस्तार से अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।